हजारों इग्नू स्टूडेंट्स अभी एक ही गलती कर रहे हैं, पूरी किताब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टॉप स्कोर करने के लिए स्टूडेंट सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करते हैं। आज मैं आपको BHIC 131 के वो टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जिन्हें देखकर आप खुद कहेंगे काश ये वीडियो पहले मिल जाता। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इग्नू के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पे मिलते रहे। बाकी एग्जाम की सीरीज को भी पाने के लिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि आपका एग्जाम कब से है और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है मौर्यन एम्पायर समाज की प्रशासनिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था तथा समाज का वर्णन कीजिए। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का प्रथम विशाल एवं संगठित साम्राज्य था। इसकी स्थापना लगभग 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चाणक्य कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने नंद वंश का अंत कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। यह साम्राज्य समुद्रगुप्त, बिंदुसार तथा अशोक जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में विकसित हुआ। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। मौर्य काल के प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक संगठन ने भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपको क्या याद रखना है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी। संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। आपको इस तरीके से आंसर लिखना है कि पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई, इसके संस्थापक कौन थे, कौन से ईसा पूर्व में हुए थे। तो ये सब चीज आपको पहले स्टार्ट करनी है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला विशाल और संगठित साम्राज्य था। इसकी प्रशासनिक व्यवस्था बहुत मजबूत थी। राजा जो थे इसमें सर्वोच्च शासक होते थे और इसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद होते थे। साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में बांटा गया था। उसके बाद मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी? मौर्य प्रशासन अत्यंत संगठित और केंद्रीकृत था। राजा राज का सर्वोच्च अधिकारी होता था। उसके हाथों में कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा सैन्य शक्ति नहीं थी। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन किया गया था जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल होते थे। साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया गया था। इन प्रांतों का शासन राजकुमारों अथवा उच्च अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाता था। प्रत्येक प्रांत के अंतर्गत जिले तथा गांव आते थे। गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी जिसका संचालन ग्रामिक नामक अधिकारी करता था। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर व्यवस्था का भी महत्वपूर्ण स्थान था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य की सुरक्षा तथा प्रशासन की निगरानी के लिए गुप्तचर नियुक्त किए जाते थे। सेना भी अत्यंत शक्तिशाली थी। इसमें पैदल सेना, घुड़सवार, रथ तथा हाथियों का विशेष महत्व था। उसके बाद मौर्यकालीन की अर्थव्यवस्था क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। अधिकांश लोग कृषि कार्य करते थे। राज द्वारा सिंचाई की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता था। नहरों, तालाबों, जलाशयों का निर्माण कराया जाता था ताकि कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके। उसके बाद भूमि से प्राप्त कर राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। सामान्यतः किसानों से उपज का एक भाग कर के रूप में लिया जाता था। इसके अतिरिक्त व्यापार, उद्योग तथा विभिन्न व्यवसायों से भी कर वसूला जाता था। व्यापार एवं वाणिज्य मौर्य अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग थे। देश के विभिन्न भागों को सड़कों द्वारा जोड़ा गया था। उत्तरापद और दक्षिणापद जैसे प्रमुख व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ। विदेशी व्यापार भी विकसित था तथा भारत का संपर्क पश्चिमी एशिया और यूनानी क्षेत्रों से था। अर्थव्यवस्था में क्या समझ में आया? तो आपको ऐसा ही आंसर से लिखना है। पहले लिखना है कि मौर्य साम्राज्य का स्थापना कब हुआ, संस्थापक कौन थे और कौन से ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद आपको बताना है कि ये प्राचीन भारत का विशाल और संगठित साम्राज्य था। इस तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को बताओगे। उसके बाद आप इसके बाद मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में जिक्र कर देना। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। किसान भूमि कर देते थे और व्यापार और उद्योग भी विकसित होते थे। यहाँ पे अर्थव्यवस्था मैंने समझा दिया। उसके बाद है समाज। तो मौर्यकालीन समाज जो था ना, ये मुख्य वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। जैसे समाज में 4 वर्ण थे उस टाइम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें विभाजित था। यद्यपि वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, फिर भी आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के कारण विभिन्न पेशागत समूहों का विकास हुआ। परिवार समाज की मूल इकाई थी। संयुक्त परिवार व्यवस्था प्रचलित थी। महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। वो धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में भाग लेती थी। कुछ महिलाएं प्रशासनिक एवं आर्थिक गतिविधियों में भी योगदान देती थी। और धार्मिक दृष्टि से मौर्य काल
सहिष्णुता का काल था। वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म सभी प्रचलित थी। अशोक ने बौद्ध धर्म को विशेष संरक्षण प्रदान किया और धर्म की नीति का प्रचार किया। अपने नैतिकता, अहिंसा, सहिष्णुता तथा जन कल्याण पर बल दिया। निष्कर्ष क्या है तो मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इसकी संगठित प्रशासनिक व्यवस्था, समृद्ध अर्थव्यवस्था तथा सुव्यवस्थित सामाजिक संरचना ने भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की। विशेष रूप से अशोक की नीतियों ने भारतीय संस्कृति और शासन व्यवस्था को नई दिशा दी। इसलिए मौर्य काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है ये अलेक्जेंडर इन्वेजन, भारत पर सिकंदर के आक्रमण तथा उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पांचों क्वेश्चंस को एकदम स्किप नहीं करना है आपको। ये पांचों क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन और फोर्थ वाला तो और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये पांचों क्वेश्चंस को आपको करके जाने हैं एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप जब एग्जाम देके आओ तो आप मुझे कमेंट में बताना कि ये क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे। सिकंदर जो था ये प्राचीन विश्व का महान विजेता माना जाता है। वह मकदूनिया का शासक था। अपने पिता फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद वह सिंहासन पर बैठा और विश्व विजय के अभियान पर निकल पड़ा। उसने यूनान, मिर्स, फारस तथा मध्य एशिया के विशाल क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। इसी क्रम में 326 ईसा पूर्व में उसने भारत पर आक्रमण किया। यद्यपि उसका भारत पर शासन अधिक समय तक नहीं रहा, फिर भी उसके आक्रमण का भारतीय इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। भारत पर सिकंदर का आक्रमण, फारसी साम्राज्य को पराजित करने के बाद सिकंदर भारत की ओर बढ़ा। उस समय उत्तर पश्चिम भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। इन राज्यों में एकता का अभाव था जिसका लाभ सिकंदर ने उठाया। भारत में प्रवेश करने के बाद सिकंदर का सामना सबसे पहले तक्षशिला के शासक आम्भी से हुआ। आम्भी ने बिना युद्ध किए सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली और उसकी सहायता की। इसके बाद सिकंदर का सामना पौरव राज्य के शासक राजा पोरस से हुआ। 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पर दोनों के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ। पोरस ने अत्यंत वीरता और साहस का परिचय दिया। यद्यपि सिकंदर विजय हुआ, लेकिन वह पोरस की बहादुरी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसका राज्य वापस कर दिया और अपना मित्र बना लिया। पोरस पर विजय के बाद सिकंदर आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसके सैनिक लगातार युद्धों से थक चुके थे। वो भारत के भीतर और आगे जाने के लिए तैयार नहीं थे। सैनिकों के विरोध के कारण सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। वापसी के मार्ग में वह अनेक कठिनाइयों से गुजरा और अतः 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर के आक्रमण के क्या क्या प्रभाव थे तो सबसे पहला है राजनीतिक प्रभाव। सिकंदर के आक्रमण का तत्काल राजनीतिक प्रभाव सीमित था क्योंकि वह भारत में अस्थायी शासन स्थापित नहीं कर सका। फिर भी उसके आक्रमण से उत्तर पश्चिम भारत की राजनीतिक कमजोरी उजागर हुई। सिकंदर के लौटने के बाद उसके द्वारा स्थापित यूनानी प्रशासन कमजोर पड़ गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम भारत पर अपना अधिकार स्थापित किया और आगे चलकर विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा तो सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत और यूनान के बीच सांस्कृतिक संपर्क बढ़ा। दोनों सभ्यताओं के बीच विचारों, कला, भाषा और परंपराओं का आदान प्रदान हुआ। बाद में गांधार कला शैली का विकास हुआ जिसमें भारतीय और यूनानी कला का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। बुद्ध की मूर्तियों के निर्माण में यूनानी कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। व्यापारिक प्रभाव का बात करूं तो सिकंदर के अभियान के बाद भारत और पश्चिमी देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत हुए। नए व्यापार मार्गों का विकास हुआ जिससे वस्तुओं, तकनीकों और विचारों का आदान प्रदान बढ़ा। भारत के मसाले, वस्त्र और अन्य उत्पाद पश्चिमी देशों तक पहुंचने लगे। इससे भारतीय व्यापार को प्रोत्साहन मिला। अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ परचेस करना हो या फिर मैंने जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो ये मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा और व्हाट्सअप चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाना है। वहाँ पे मैंने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया है। सिंपली आपको वहाँ पे ज्वाइन हो जाना है क्योंकि सारा जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स और जितने भी फ्री पीडीएफ होते हैं सारा कुछ वहीं पे मिलेगा। बाकी जिन स्टूडेंट को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को परचेस करना है वो परचेस कर सकते हैं। स्क्रीन में आपको नंबर दिख रहा होगा, सिंपली उस नंबर पे हमारी टीम से कांटेक्ट करना है और आप वहां से सिंपली परचेस कर सकते हो। बाद व्यापारिक प्रभाव भी देखने को मिला। व्यापारिक संबंध मजबूत हुए, नए व्यापार मार्गों का विकास हुआ जिसमें वस्तुओं, तकनीकों और विचारों का आदान प्रदान बढ़ा। इसके बाद ऐतिहासिक प्रभाव का बात करूं तो सिकंदर के साथ अनेक यूनानी लेखक और इतिहासकार भारत आए थे। उन्होंने
में भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन किया। इन विवरणों के कारण आधुनिक इतिहासकारों को उस समय के भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए यूनानी स्रोत भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। सैन्य प्रभाव का बात करूं तो सिकंदर सैन्य रणनीतियों और युद्ध तकनीकों ने भारत शासकों को भी प्रभावित किया। भारतीय सेनाओं ने बाद की नई युद्ध पद्धतियों को अपनाया। सिकंदर के आक्रमण का मूल्यांकन कीजिए तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सिकंदर का प्रभाव सीमित था क्योंकि वह भारत में अस्थायी शासन स्थापित नहीं कर पाया। दूसरी ओर अनेक विद्वानों का मत है कि उसके आक्रमण ने भारत और पश्चिमी विश्व के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार भले ही उसका राजनीतिक प्रभाव अल्पकालिक रहा हो, लेकिन सांस्कृतिक, व्यापारिक और ऐतिहासिक दृष्टि से उसका महत्व अत्यंत बड़ा है। इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये निकला कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यद्यपि वह भारत में अस्थायी साम्राज्य स्थापित नहीं कर सका, फिर भी उसके आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच सांस्कृतिक, व्यापारिक तथा राजनीतिक संबंधों को मजबूत किया। इसके अतिरिक्त यूनानी लेखकों के विवरण भारतीय इतिहास के अध्ययन में अत्यंत उपयोगी हुआ। इसलिए सिकंदर का आक्रमण भारतीय इतिहास में विशेष महत्व रखता है। आपको कुछ इसी तरीके से आंसर्स लिखना है, इसी फॉर्मेट में लिखना है। आप जितना अच्छे से आंसर्स को लिख सकते हो, जितना आप दृष्टिकोण, जितना पर्सपेक्टिव आप इसमें ऐड करोगे, मार्क्स मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के उदय और विकास का परीक्षण कीजिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय इतिहास में धार्मिक एवं सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण काल था। इस समय वैदिक धर्म में यज्ञों, कर्म कांडों तथा ब्राह्मणों के बढ़ते प्रभाव के कारण समाज में असंतोष फैल रहा था। वन व्यवस्था की कठोरता, पशु बलि तथा धार्मिक आडंबरों से सामान्य जनता परेशान थी। इस पृष्ठभूमि में अनेक नए धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ, जिनमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म सबसे महत्वपूर्ण थे। इन दोनों धर्मों ने भारतीय समाज को नई दिशा प्रदान की। बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, वर्तमान में नेपाल में हुआ था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सांसारिक दुखों को देखकर उन्होंने गृह त्याग किया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। बोध गया में कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वो बुद्ध कहलाए। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत 4 थे। 4 आर्य सत्य को दिया उन्होंने। संसार दुखमय है, दुख का कारण इच्छा है। अगर आप इच्छा रखोगे तो वो आपके दुख का कारण बनेगा। पहला बताया था उन्होंने कि संसार दुखों से भरा हुआ है। तीसरा था तृष्णा का अंत होने पर दुख समाप्त हो जाता है। अगर आप कोई इच्छा ही ना रखो, कोई डिजायर ही नहीं रखो, तो आप दुखी भी नहीं होगे। तो तृष्णा का अंत होने से दुख भी नहीं होता। चौथा था अष्टांगिक मार्ग द्वारा दुख से मुक्ति प्राप्त की जा सकती थी। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए थे, मतलब 8 रास्ते बताए। पहला था सम्यक दृष्टि, दूसरा था सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक क्रम, 5वां सम्यक आजीविका, 6ठा सम्यक प्रयास, 7वां सम्यक स्मृति और लास्ट में था सम्यक समाध। बुद्ध ने मध्यम वर्ग, अहिंसा, करुणा और नैतिक जीवन पर बल दिया। इनका मानना था कि आप हिंसा मत करो और नैतिक विचार पर इन्होंने बहुत ज्यादा बल दिया। सारे सत्य, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जीवन दुखों से भरा है। दुख का कारण इच्छा है, इच्छा समाप्त होगी तो दुख समाप्त होगा और अष्टांगिक मार्ग से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन से ये सब चीज आपको इंक्लूड करना है आपके आंसर्स में। उसके बाद दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण धर्म था, यह था जैन धर्म का उदय। जैन धर्म भारत का प्राचीन धर्म है। जैन परंपरा के अनुसार 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और कठोर तपस्या के बाद केवल ज्ञान प्राप्त किया। जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत थे, इन्होंने त्रिरत्न को दिया, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। उसके बाद 5 महाव्रत को दिया, जैसे अहिंसा, सत्य, असत्य, चोरी ना करना, अपरिग्रह संपत्ति का संग्रह ना करना और 5वां ब्रह्मचर्य। ये जो थे, जैसे वहाँ पे बौद्ध धर्म में दिया गया था, वैसे ही इनका भी था कि किसी भी जीव को कष्ट मत पहुंचाओ, सत्य बोलो, लोभ मत करो, अच्छा चरित्र ही सबसे बड़ी संपत्ति होता है। ये चीज उन्होंने बताया। महावीर ने अहिंसा के सर्वोच्च धर्म माना था तथा आत्म संयम और तपस्या पर बल दिया। बौद्ध और जैन धर्म के उदय के कारण क्या थे? तो सबसे पहला था धार्मिक कारण। वैदिक धर्म में धर्म कांड और यज्ञों की जटिलता बढ़ गई थी। इतना कर्म कांड, इतना ज़्यादा पशु बलि वगैरह हो रही थी
जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और असंतुष्ट थे। दूसरा था सामाजिक कारण, वर्ण व्यवस्था कठोर हो चुकी थी, निम्न वर्गों को समान नहीं मिलता था। नए धर्मों ने समानता का संदेश दिया। नए धर्म में जब समाज जातियों में बंटा हुआ था तब बुद्ध और महावीर समानता की बात कर रहे थे। जब लोग पशु बलि दे रहे थे तब वो अहिंसा की बात कर रहे थे। जब धर्म कठिन बन चुका था तब वो सरल जीवन की शिक्षा दे रहे थे। यही कारण है कि जो व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, सामान्य लोग और यहाँ तक कि राजा भी उनके अनुयायी बनने लगे। चीज आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद तीसरा है आर्थिक कारण। व्यापार और नगरों के विकास से नए व्यापारी वर्ग का उदय हुआ और वे सरल और व्यवहारिक धर्म चाहते थे। चौथा उसके बाद है राजनीतिक कारण। महाजनपदों के उदय और शहरीकरण के नए विचारों को बढ़ावा दिया। बौद्ध धर्म का विकास भी साथ साथ देखने को मिलता है। बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म तेजी से फैला, अनेक राजाओं ने इसे संरक्षण दिया। सबसे अधिक योगदान सम्राट अशोक का था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और इसके प्रचार के लिए भारत तथा विदेशों में धर्म प्रचारकों को भेजा। कलिंग युद्ध का बात करूँ तो जो युद्ध था बहुत भयंकर देखने को मिला था। लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे, हजारों लोग घायल और बंदी बनाए गए। उस टाइम अशोक युद्ध तो जीत गया था, लेकिन युद्ध की विनाश लीला देखकर उसे गहरा पश्चाताप हुआ। उसने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया और उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया और धर्म का प्रचार शुरू किया। तो यहाँ से भारतीय इतिहास का ये टर्निंग पॉइंट देखने को मिलता है। बहुत सारे राजा आपको देखने को मिलेंगे। बौद्ध धर्म श्रीलंका, चीन, जापान, कोरिया, म्यांमार और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया। जैन धर्म का भी विकास देखने को मिल रहा था। महावीर के उपदेशों का प्रचार उनके अनुयायियों ने किया। जैन धर्म विशेष रूप से गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु में लोकप्रिय हुआ। ये सब चीज़ें आपको एकदम एग्जाम में मेंशन करना है। जब आप क्वेश्चंस लिखो, अपने सीट्स में आंसर लिखो, तो ये सब चीज़ अगर आप मेंशन करते हो तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद जैन धर्म ने व्यापारिक समुदाय में विशेष स्थान प्राप्त किया। इसके अनुयायियों ने भारतीय कला, साहित्य और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय समाज पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिला, तो बौद्ध और जैन धर्म ने भारतीय समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। इन्होंने अहिंसा का प्रचार किया, जाति भेद का विरोध किया, नैतिक जीवन पर बल दिया, शिक्षा और संस्कृति को प्रोत्साहन दिया, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। इन धर्मों के कारण भारतीय समाज अधिक उदार और मानवीय बना। निष्कर्ष ये निकलता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन थे। उन्होंने वैदिक कर्मकांडों का विरोध करते हुए सरल, नैतिक और मानवतावादी जीवन का संदेश दिया। इन दोनों धर्मों ने भारतीय संस्कृति, दर्शन और समाज पर गहरा प्रभाव डाला तथा विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाए कि बौद्ध और जैन धर्म क्यों लोकप्रिय थे, तो याद रखिएगा कि ये कर्म कांड का विरोध कर रहे थे, अहिंसा का प्रचार कर रहे थे, सबको समानता का संदेश दे रहे थे कि सब बराबर है, कोई यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं है, सब इंसान है, सब समान है। उन लोग धर्म को बहुत ही आसान बना देते थे, क्योंकि क्या होता था ना कि पहले जो छोटे वर्ग के लोग थे वो लोग मंदिर में नहीं जा सकते थे, वो लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते थे। तो इन धर्मों ने भारत में एक बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव छोड़ा। इन्होंने नैतिक जीवन को काफ़ी सरल बना दिया। तो ये सब विशेषता देखने को मिला। पर दोस्तों, बुद्ध और महावीर केवल धार्मिक गुरु नहीं थे, वो ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने भारत को सोचने का नया तरीका दिया। उन्होंने लोगों को बताया कि सच्चा धर्म मंदिरों और यज्ञों में नहीं, बल्कि अच्छे विचारों, अच्छे कर्मों और मानवता में बसता है। यही कारण है कि 2600 साल बाद भी उनकी शिक्षाएं पूरी दुनिया को प्रेरित कर रही है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको इसका फ्री PDF चाहिए या फिर पेड परचेस करना है तो परचेस करने के लिए आपको दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करना है, या फिर आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका PDF फ्री में चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, तो सिंपली आप वहाँ पे आपको ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हड़प्पन रिलीजन। हड़प्पा सभ्यता के धर्म एवं धार्मिक प्रथाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। हड़प्पा सभ्यता, या इसको जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक था। इसका विकास लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल तथा धोलावीरा इसके प्रमुख नगर थे। हड़प्पा लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी थी, इसलिए इस सभ्यता के धर्म के बारे में जानकारी मुख्यतः
पुरातात्विक अवशेषों पर देखने को मिलती है। पुरातात्विक अवशेषों में जैसे मोहरे, मूर्तियां और कब्रों से प्राप्त होती है। इन साक्ष्य के आधार पर विद्वानों ने हड़प्पा धर्म की विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन किया। इसमें सबसे पहले मातृ देवी की पूजा की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता से बड़ी संख्या में मिट्टी की स्त्री मूर्तियों प्राप्त हुई। विद्वानों का मानना है कि ये मातृ देवी अथवा उर्वरता की देवी का प्रतीक थे। प्राचीन समाज में कृषि का विशेष महत्व है, इसीलिए लोग भूमि की उर्वरता और समृद्धि के लिए देवी की पूजा करते थे। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा समाज में मातृ शक्ति का विशेष स्थान था। उसके बाद थे पशुपति का उपासना। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक प्रसिद्ध मुहर में एक पुरुष को योग मुद्रा में बैठा दिखाया गया है। उसके चारों ओर हाथी, गैंडा, भैंस और बाघ जैसे पशु अंकित है। प्रसिद्ध पुरातात्विक जॉन मार्शल ने इसे भगवान शिव के प्रारंभिक रूप पशुपति से जोड़ा। हालांकि कुछ विद्वान इस मत से सहमत नहीं है, फिर भी यह मुहर हड़प्पा धर्म का महत्वपूर्ण प्रमाण मानी जाती है। उसके बाद वृक्ष पूजा भी देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में वृक्षों को पवित्र माना जाता था। अनेक मुहरों पर पीपल वृक्ष के चित्र प्राप्त हुए हैं। विद्वानों के अनुसार लोग वृक्षों को जीवन, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक मानते थे। यह परंपरा आज भी भारतीय समाज में दिखाई देती है। उसके बाद पशु पूजा भी देखने को मिलती थी। हड़प्पा लोगों द्वारा अनेक पशुओं की पूजा की जाती थी, जैसे बैल, हाथी, गैंडा, बाघ तथा अन्य पशुओं के चित्र मुहरे पर प्राप्त हुए हैं। विशेष रूप से बैल को शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। एक सींग वाले रहस्यमय पशु यूनिकॉर्न का चित्र भी अनेक मुहरों पर मिलता है। उसके बाद लिंग और योनि पूजा। कुछ स्थलों से पत्थर को लिंगाकार तथा योनि आकार की वस्तुएं प्राप्त हुई है। इनके आधार पर कुछ इतिहासकारों ने लिंग और योनि पूजा की परंपरा का अनुमान लगाया है। हालांकि इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है, फिर भी इसे धार्मिक आस्था का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। उसके बाद अग्नि पूजा भी देखने को मिलती है। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। इन अग्निकुंडों के आधार पर माना जाता है कि हड़प्पा लोग अग्नि पूजा या यज्ञ जैसी धार्मिक क्रियाएं करते थे। यह तथ्य दर्शाता है कि अनेक धार्मिक जीवन में अग्नि का विशेष महत्व था। फिर योग और ध्यान भी देखने को मिलता है। जैसे पशुपति मुहर में दिखाई देने वाली योग मुद्रा से कुछ विद्वानों का मत है कि हड़प्पा समाज में योग और ध्यान की परंपराएं विद्वान थी। यदि हम मत सही माना जाए तो योग की परंपराएं की जड़ें बहुत प्राचीन सिद्ध होती है। मृतक संस्कार और परलोक में विश्वास देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ बर्तन, आभूषण और अन्य वस्तुएं रखी गई थी। इससे अनुमान लगाया जाता है कि लोग मृत्यु के बाद जीवन अर्थात परलोक में विश्वास करते थे। यह धार्मिक आस्था का महत्वपूर्ण प्रमाण था। लेकिन आलोचनात्मक विश्लेषण का बात करूं तो हड़प्पा धर्म के अध्ययन में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हड़प्पा लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसलिए धर्म संबंधी अधिकांश निष्कर्ष पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। कुछ विद्वान पशुपति मुहर को शिव का प्रारंभिक रूप मानते हैं, जबकि अन्य इसे स्वीकार नहीं करते। इसी प्रकार मातृ देवी, लिंग पूजा तथा अग्नि पूजा के विषय में भी विभिन्न मत पाए जाते हैं। फिर भी उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि हड़प्पा धर्म प्रकृति, उर्वरता, पशुओं और आध्यात्मिक विश्वासों से जुड़ा हुआ था। इसका निष्कर्ष यह है कि हड़प्पा सभ्यता का धर्म बहुयामी है और प्रकृति प्रधान था। मातृ देवी, पशुपति, वृक्ष पूजा, पशु पूजा तथा अग्नि पूजा इसके प्रमुख तत्व थे। यद्यपि प्रत्यक्ष लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, फिर भी पुरातात्विक साक्ष्य यह सिद्ध करते हैं कि हड़प्पा समाज का धार्मिक जीवन विकसित और संगठित था। भारतीय धार्मिक परंपराओं की अनेक विशेषताओं की जड़ें इसी सभ्यता में दिखाई देती है। तो आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर वे में आपके आंसर्स को लिखना होगा। अगर आप ऐसे आंसर लिखते हो, आपके मार्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपके अच्छे मार्क्स देखने को मिलेंगे। एक लाइन में आपको याद रखना हो तो एक चीज़ याद रख सकते हो कि हड़प्पा धर्म मुख्यतः प्रकृति, उर्वरता, पशुओं तथा आध्यात्मिक विश्वासों पर आधारित था और भारतीय धार्मिक परंपराओं की प्रारंभिक नींव माना जाता है। इसके बाद एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों पर एक निबंध लिखिए। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी बार देखने को मिला है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय इतिहास में राजनीतिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण काल था। इस समय छोटे छोटे जनजातीय संगठनों के स्थान पर बड़े और संगठित राज्यों का उदय हुआ, जिन्हें महाजनपद कहा जाता है। जैसे बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये महाजनपद भारत में प्रारंभिक राज्य निर्माण, नगरीकरण, व्यापारिक विकास तथा राजनीतिक संगठन के महत्वपूर्ण केंद्र थे।
बाद में इन्हीं महाजनपदों में से कुछ शक्तिशाली राज्यों तथा विशाल साम्राज्यों का रूप धारण किए। महाजनपद का अर्थ क्या होता है? तो महाजनपद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। महा का मतलब होता है बड़ा और जनपद का मतलब होता है जनजाति का निवास स्थान। प्रारंभ में लोग जनजातियों के रूप में रहते थे, लेकिन समय के साथ स्थायी बस्ती और संगठित शासन व्यवस्था का विकास हुआ। इसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप महाजनपदों का उदय हुआ। इसमें 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में निम्नलिखित 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से? तो पहला अंग, दूसरा मगध, काशी, वंजी, मल्ल, छेदी, वत्स, कुरु, पांचा, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज। ये आपको 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। इन महाजनपदों का विस्तार उत्तर भारत से लेकर उत्तर पश्चिम और दक्षिण भारत तक था। उसके बाद महाजनपदों के उदय के कारण क्या थे? क्यों इन महाजनपद क्यों बना? तो सबसे पहला है लौह तकनीक का विकास। लोहे के औजारों के उपयोग से जंगलों की सफाई और कृषि का विस्तार संभव हुआ। इससे उत्पादन बढ़ा और अस्थायी बस्तियों का विकास हुआ। दूसरा है कृषि का विकास। कृषि उत्पादन बढ़ने से जनसंख्या में वृद्धि हुई और बड़े राज्यों की आवश्यकता महसूस हुई। तीसरा है व्यापार और नगरीकरण। व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार से नगरों का विकास हुआ। इससे आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बढ़ी। चौथा है प्रशासनिक संगठन। राजाओं ने कर वसूली और प्रशासन के लिए संगठित व्यवस्था विकसित की, जिससे राज्य मजबूत हुए। उसके बाद महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो सबसे पहला है राजनीतिक व्यवस्था। अधिकांश महाजनपद राजतंत्र थे, जहां राजा शासन करता था। हालांकि कुछ महाजनपद जैसे वज्जी और मल्ल गणराज्य थे, जहां निर्णय सभा द्वारा लिए जाते थे। उसके बाद जो प्रशासन था, राजा की सहायता के लिए मंत्री और आधिकारिक नियुक्ति किए जाते थे। कर वसूली तथा कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता था। आर्थिक जीवन कैसा था? तो कृषि, व्यापार और शिल्प उद्योग आर्थिक जीवन के प्रमुख आधार थे। अनेक नगर व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुए। सामाजिक जीवन क्या था? तो समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रभाव बढ़ रहा था। साथ ही नए व्यापारिक और शिल्पकार वर्गों का उदय भी हुआ। उसके बाद मगध का उदय। 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। मगध की शक्ति के कारण उपजाऊ गंगा घाटी, लौह अयस्क की उपलब्धता देखने को मिलती है। नदियों द्वारा परिवहन सुविधा, सक्षम शासक जैसे बिंबिसार और अजातशत्रु आपको देखने को मिलेंगे। मगध ने धीरे धीरे अन्य राज्यों को पराजित कर अपनी शक्ति बढ़ाई। आगे चलकर इसी क्षेत्र से नंद वंश और मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। भारतीय इतिहास में महाजनपदों का महत्व क्यों है? तो इन्होंने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। महाजनपदों ने जनजातीय व्यवस्था से संगठित राज्य व्यवस्था की ओर परिवर्तन को संभव बनाया। राजनीतिक एकीकरण पर जोर दिया। इन राज्यों ने भारत में राजनीतिक संगठन और प्रशासनिक संस्थाओं का विकास किया। तीसरा है आर्थिक विकास। कृषि, व्यापार और उद्योग के विस्तार से आर्थिक समृद्धि बढ़ी। चौथा है धार्मिक परिवर्तन। इसी काल बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे नए धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ। साम्राज्यों की नींव देखने को मिली। जैसे महाजनपदों ने आगे चलकर मौर्य जैसे विशाल साम्राज्यों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। निष्कर्ष ये है कि 16 महाजनपद भारतीय इतिहास में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के महत्वपूर्ण केंद्र थे। उन्होंने प्रारंभिक राज्य निर्माण की प्रक्रिया को गति दी तथा भारत में संगठित शासन व्यवस्था की नींव रखी। विशेष रूप से मगध का उदय भारतीय इतिहास की एक निर्णायक घटना सिद्ध हुआ, जिसने आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। इसलिए जब महाजनपद भारतीय इतिहास के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियोस देख लिया तो आप अपने एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छा करके आओगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आज की इस वीडियो ने आपकी तैयारी को आसान बनाया तो सिर्फ वीडियो देखकर मत जाइए, नीचे कमेंट में लिखिए डन। इससे मुझे पता चलेगा कि आप सच में एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में मैं और भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और रेडी टू राइट आंसर्स लेके आने वाला हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।